हेलो एंड वेलकम अगेन टू आवर चैनल। हम लोग PSIR ऑप्शनल कर रहे हैं, राइट। हमने स्टार्ट किया है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हमने अब तक प्लेटो के थियोरी ऑफ आइडिया और थियोरी ऑफ जस्टिस को कवर किया है, ठीक है। अब बारी है प्लेटो के थियोरी ऑफ एजुकेशन की। यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम आप इस कॉन्सेप्ट को अपने एसे राइटिंग में यूज़ कर सकते हो, और एथिक्स में भी जो एडुकेशन वाली चीज़ें हैं, जहाँ पे आप वैल्यू बेस्ड एजुकेशन वगैरह की बात करोगे, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात करोगे, वहाँ पे आप प्लेटो के थियोरी ऑफ एजुकेशन को कोट कर सकते हो। मेरा नाम है आशीर्वाद कुमार और हम लोग अब पढ़ेंगे कौन सा पार्ट, प्लेटो का थियोरी ऑफ एजुकेशन। हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ा था, राइट। फिर हमने थियोरी ऑफ आइडिया भी पढ़ा था प्लेटो का थियोरी ऑफ जस्टिस भी पढ़ा था। अब देखते हैं प्लेटो का थियोरी ऑफ एजुकेशन। मैंने आपसे कल ही बताया था कि प्लेटो के हर 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 आइडिया, हर थियोरी का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एथेंस को आइडियल स्टेट बनाना है, ठीक है। आइडियल स्टेट बनाना है। और आइडियल स्टेट कैसे बनेगा? आइडियल स्टेट तभी बनेगा जब फिलोसफर जो होगा वो किंग होगा, ठीक है। मीन्स when the Athens will be ruled by a philosopher king, the state will become ideal state, और तब जाके एथेंस जो है वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेट के रूप में उभरेगा। तो प्लेटो का थियरी ऑफ एजुकेशन देख लो। प्लेटो की जो बुक थी रिपब्लिक, ठीक है, इसमें ही जो प्लेटो का थियरी ऑफ एजुकेशन है वो मेंशन है, ठीक है। और इसमें कुछ कुछ डायमेंशन जो कीवर्ड है वो आपको यूज करने हैं। प्लेटो का जो थियोरी ऑफ एजुकेशन है ये थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल, मेंटल, उसके बाद मोरल और स्पिरिचुअल डायमेंशन को इंक्लूड करता है। मीन्स प्लेटो का थियोरी ऑफ एजुकेशन केवल एकेडमिक नहीं है, राइट। वहाँ पे ये सारे डायमेंशन जो है थियोरेटिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच, मेंटल, मोरल और स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ एजुकेशन को भी कवर किया जाता है। अब इस थियोरी का भी एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस थियोरी का? इस थियोरी का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है, क्वालिटी ऑफ सोल को आइडेंटिफाई करना। क्वालिटी ऑफ सोल को आइडेंटिफाई करना। यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि क्वालिटी ऑफ सोल, मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप के सोल होते हैं। पहला जिसमें रीजन डोमिनेट करेगा, दूसरा जिसमें करेज डोमिनेट करेगा, और तीसरा जिसमें एपेटाइट डोमिनेट करेगा। RCA मैंने आपको बताया था कि जिसमें रीजन डोमिनेट करेगा वो रूलिंग क्लास होगा, जिसमें करेज डोमिनेट करेगा वो मिलिट्री या वैरियर क्लास होगा, जिसमें एग्रीकल्चर डोमिनेट करेगा वो एपेटाइट क्लास होगा। ये बात याद रखना, ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनके क्वालिटी ऑफ सोल को आपने देखा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वालिटी ऑफ सोल को आइडेंटिफाई करना, ठीक। अब ये जो एजुकेशन सिस्टम थी ये इनके दो जगह से इंस्पायर्ड थी, ठीक है। जो इनका ये एजुकेशन सिस्टम था इसमें इन्होंने 2 जगह की चीज़ों को लिया था। पहला तो इनकी खुद की जो होमलैंड थी एथेंस, वहाँ से कुछ चीज़ें उठाई, और जो उनका राइवल स्टेट था स्पार्टा, वहाँ से कुछ एजुकेशन सिस्टम की जो प्रिंसिपल थे उसको अडॉप्ट किया। एथेंस की 2 चीज़ें थी। एथेंस में आपको पता है कि जो क्रिटिकल थिंकिंग थी वो एंशिएंट ग्रीस की एजुकेशन सिस्टम की एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट थी, उसको इन्होंने इंक्लूड किया। किसने? प्लेटो ने। किसमें? अपने थियोरी ऑफ एजुकेशन में। दूसरी चीज जो उन्होंने एथेंस से कॉपी की वो है फिलॉसफी, मैथमेटिक्स और क्रिटिकल थिंकिंग। आती है, आपको टर्म याद आना चाहिए, डायलैक्ट्रिक्स। ये 3 जो डायमेंशन है, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स और डायलैक्ट्रिक्स, इन तीनों डायमेंशन को इन्होंने अडॉप्ट किया। और ये कहाँ से अडॉप्ट किया? एथेंस के स्कूल सिस्टम से। एथेंस के उस टाइम स्कूल एजुकेशन में ये डायमेंशन कवर होते थे, ठीक है। स्पार्टा में क्या क्या था? स्पार्टा में जो चीजें थी, सबसे पहले तो स्पार्टा में था स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन। स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन था, मतलब एजुकेशन कैसा था? प्राइवेट नहीं था, ठीक है। दूसरा जो आपको याद रखना है कि देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सेक्स, मतलब बोथ मेल एंड फीमेल के लिए अलाउड था।
ये ऑन नहीं हुआ, नो सेक्स डिस्क्रिमिनेशन था, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि मिलिट्री एजुकेशन सिस्टम कंपलसरी था। मिलिट्री एजुकेशन जो था वो कंपलसरी था। ठीक है, ये बात समझना। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, प्लेटो का थियोरी ऑफ एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑब्जेक्टिव ये था कि थियोरी ऑफ सोल को समझना, रादर सोल को आइडेंटिफाई करना कि किसके पास एपेटाइट है, किसके पास एपेटाइट है, किसके पास करेज है, किसके पास रीजन है। और ये कहाँ से इन्होंने फीचर्स उठाए, एक फीचर्स तो उठाया एथेंस के एजुकेशन सिस्टम से, दूसरा उठाया स्पार्टा के एजुकेशन सिस्टम। स्पार्टा में क्या था, स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन था और सेक्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, जेंडर के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, बोथ मेल एंड फीमेल दोनों के लिए एजुकेशन ओपन था। और मिलिट्री एजुकेशन जो थी वो कंपलसरी थी। जबकि एथेंस में क्रिटिकल थिंकिंग पे जोर दिया जाता था, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स और डायलेक्टिक्स जैसे सब्जेक्ट या डायमेंशन को इंक्लूड किया जाता था। अब थियरी देखो, प्लेटो की थियरी ऑफ जो एजुकेशन है ना, ये 1, 2, 3, 4 या 10 साल 12 साल की नहीं है, ये स्पैन ऑफ 50 ईयर्स को कवर करता है। मतलब 50 ईयर्स तक, जब तक आपको फिलोसफर किंग आइडेंटिफाई नहीं हो जाता तब तक आप थियरी ऑफ एजुकेशन का जो स्पैन है वो रहता है कि हर इंडिविजुअल तो नहीं, लेकिन जो फिलोसफर है उसको 50 ईयर्स तक एजुकेशन सिस्टम के अंदर रहना पड़ेगा। अभी थोड़े टाइम में समझ जाओगे। देखो, उसको बहुत सारे स्टेजेस में इन्होंने बांट रखा था। सबसे पहला स्टेज जो था, जो स्टेज 1 है, ये इंक्लूड था 0 to 6 ईयर्स। ठीक है, और इसमें किस किस चीज पे फोकस था, इसमें फोकस एरिया जो तुम्हारा था वो था आपका सबसे पहले जिम्नास्टिक, ठीक है, ये कहाँ चले गया माउस। उसके बाद जो नेक्स्ट था आपका वो था म्यूजिक, ठीक है। उसके बाद आपको फोकस एरिया था मोरल स्टोरीज पे, मोरल स्टोरीज पे। अब मोरल स्टोरीज पे क्यों, मोरल स्टोरी जो होती है वो कैरेक्टर बिल्डिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेज 2 जो था, स्टेज 2 जो था स्टेज 2 जो था उसमें जो टाइम पीरियड था वो था 6 to 18 ईयर्स, 6 to 18 ईयर्स। और इसमें फोकस एरिया क्या था, बेसिक नॉलेज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, बेसिक नॉलेज, फिलोसफी की, मैथमेटिक्स की, ठीक है, रीजनिंग की, इसकी बेसिक नॉलेज आपको दी जाएगी। जो थर्ड स्टेज था, थर्ड स्टेज जो था ये था आपका 18 से 20 ईयर्स, जहाँ पे क्या चीज दिया जाता था आपको, मिलिट्री एडुकेशन दिया जाता था, मिलिट्री एडुकेशन दिया जाता था, ठीक है। और थर्ड स्टेज के बाद फर्स्ट स्क्रीनिंग होती थी, फर्स्ट स्क्रीनिंग होती थी, जहाँ पे जो फेल करते थे ना, जहाँ पे अगर कोई इंडिविजुअल फेल कर गया तो उसको उसमें ये मान लिया जाता था कि इसमें एपेटाइट ज़्यादा है और ये प्रोड्यूसर क्लास के लिए इंडिविजुअल काम करेगा। मतलब मान लो कि एक लड़का है ए, उसको सबसे पहले क्या मिलेगा, 6 साल का स्टेज 1, फिर 6 से 18 साल स्टेज 2, फिर 18 से 20 साल तक का जब वो होगा तो मिलिट्री एजुकेशन मिलेगा। उसके बाद उसको टेस्ट देना होगा और टेस्ट में अगर वो फेल कर गया तो वो कहाँ चला जाएगा, प्रोड्यूसर क्लास में चला जाएगा, ठीक है। अब देखो, कुछ लोग फेल हो जाएंगे, कुछ लोग पास हो जाएंगे, तो जो पास हो जाएंगे वो स्टेज 4 में जाएंगे, स्टेज 4 में जाएंगे, जहाँ पे टाइम पीरियड क्या था, 20 ईयर्स to 30 ईयर्स। और यहाँ पे उनको क्या बताया जाता था, हायर एडुकेशन, मीन्स अगर आप जो स्पेशलाइजेशन वगैरह चीजें समझते हो वो यहाँ पे बताई जाती थी। और उसके बाद फिर सेकंड स्क्रीनिंग होती थी, फोर्थ स्टेज के बाद सेकंड स्क्रीनिंग होगा और जो फेल कर जाएगा वो कहाँ चला जाएगा, सोल्जर क्लास में, यानी वैरियर क्लास में, ठीक है। वो सोल्जर क्लास में चला जाएगा या वैरियर क्लास में चला जाएगा। अब सबसे लास्ट स्टेज जो है स्टेज 5, ठीक है, ये आपका 30 to 35 ईयर्स में एक फेज था, प्लस नेक्स्ट था आपका 35 to 50 ईयर्स में।
तो 30 to 35 में जो था वो आपका डाइलेक्ट्रिक्स पे जोड़ दिया जाता था, ठीक है, और 35 से 50 के बीच में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। और 50 इयर्स के बाद जो लोग पास कर जाते थे वो एलिजिबल बनते थे, वो एलिजिबल होते थे फॉर फिलोसफर किंग। ठीक है, बात समझ में आई? ये बात समझना, मैं एक बार फिर से इसको जल्दी से रिपीट कर दूंगा, बट ये समझना कि अगर आप स्टेज 5 को पास कर रहे हो, मीन्स आपकी जो एजुकेशन सिस्टम थी वो 50 इयर्स तक पहुंची, तो ही आप फिलोसफर किंग के लिए एलिजिबल होगे। मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला कि आप फिलोसफर किंग हो जाओगे, बट आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी? आपकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी फिलोसफर किंग के लिए। तो प्लेटो का थियरी ऑफ एजुकेशन का ड्यूरेशन कितना था? 50 इयर्स था। कितने स्पैन में था, कितने स्टेजेस में था? 5 स्टेजेस में था। ठीक है, सबसे पहले स्टेज में क्या था? 0 to 6 ईयर्स, जहाँ पे फोकस क्या होता था? जिम्नास्टिक, म्यूजिक और मोरल स्टोरीज वगैरह के लिए। सेकेंड स्टेज 6 to 18 ईयर्स, जहाँ पे बेसिक नॉलेज होता था। थर्ड जो स्टेज है वो मिलिट्री एजुकेशन। और थर्ड स्टेज के बाद पहली बार स्क्रीनिंग होती थी, जो फेल कर गया वो प्रोड्यूसर क्लास में, और जो पास कर गया वो स्टेज 4 में जाएगा। स्टेज 4 में 10 साल का हायर एजुकेशन दिया जाता था, जो फेल कर गया वो सोल्जर क्लास, और जो पास कर गया वो फिर जाएगा स्टेज 5 में। और स्टेज 5 को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता था, 30 to 35 जहाँ पर डाइलेक्ट्रिक्स था, और 35 to 50 जहाँ पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था। जिन लोगों ने पांचों स्टेज को पार कर लिया वो एलिजिबल हो जाएंगे फॉर फिलोसफर किंग। बात समझ में आई? ये पूरी की पूरी मैंने आपको बैकग्राउंड बताई थियरी ऑफ एजुकेशन का। बट मजा सबसे पहले अब ये आएगा कि आप हमको ये बताओ कि आखिर आप सेलेक्ट कैसे करोगे। बात समझ में आ रही है? तो हाउ टू सेलेक्ट फिलोसफर किंग, फिलोसफर किंग का सिलेक्शन कैसे होगा? तो देखो, सबसे पहले बात, फिलोसफर कौन लोग होते हैं? प्लेटो के हिसाब से फिलोसफर वो लोग हैं जिनको केवल एक चीज से प्यार है, दैट इज लव फॉर नॉलेज। और जिनको लव फॉर नॉलेज है उनको लस्ट फॉर पावर नहीं होगा, लस्ट फॉर पावर नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ये बात ध्यान से समझना। मीन्स जो फिलोसफर किंग होगा वो तो फिलोसफर होगा, तो फिलोसफर के लिए इंपॉर्टेंट नॉलेज है, ना कि पावर। बट इस फिलोसफर किंग को अपने एजुकेशन सिस्टम से ये वैल्यू मिला कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर जो ड्यूटी है उसकी, उसको तो वो पूरा करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो वो किंग बनने की जो ड्यूटी है या किंग बनने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा प्लेटो के राइटिंग्स में कॉन्ट्राडिक्शन है। एक तरफ तो प्लेटो कहता है कि उसको नॉलेज के लिए लव है, ठीक है, मतलब वो पावर के पीछे नहीं भागेगा, बट दूसरी तरफ कहता है कि वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, और देखो प्लेटो का एक और बहुत ही अटपटा सा स्टेटमेंट है जिसमें वो कहता है, देखो हम लोग एक्चुअली अपने व्यू पॉइंट नहीं पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल मत सोचना कि ये थियरी ऑफ एजुकेशन सही है गलत है क्या है कैसा है। आपको बस इतना समझना है कि हम लोग प्लेटो के थियरी ऑफ एजुकेशन को पढ़ रहे हैं, तो जैसा प्लेटो ने बोला अपन बस वही पढ़ रहे हैं। तो प्लेटो के थियरी ऑफ एजुकेशन को एक कोट है कि दोज स्टेट आर बेस्ट governed where rulers are reluctant to govern, rather eager to govern। rather eager to govern मतलब अगर फिलोसफर किंग जो होगा वो रिलक्टेंट होगा, वो पावर और नॉलेज में से किसको चुनेगा? नॉलेज को चुनेगा। बट उसको अपनी ड्यूटी पता है, तो वो क्या करेगा? अपनी ड्यूटी जब उसको पता है तो वो क्या करेगा कि किंगशिप को या किंग बनने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एज अ ड्यूटी समझ के एक्सेप्ट करेगा। और प्लेटो कहता है कि वो सारे स्टेट जहाँ पे जो रूलर है वो रिलक्टेंट है गवर्न करने को, वो स्टेट बेस्ट गवर्न होंगे। अगर आप कंपेयर करते हो स्टेट ए और स्टेट बी में, तो स्टेट बी में अगर मल्टीपल कॉम्पिटिटर है
जहाँ पे ईगरनेस है, जहाँ पे फाउल प्ले जैसी चीजें हैं, और स्टेट ए में अगर किंग, अगर जो वैसा निगेटिव साइड का जो कंपटीशन है वो अवेलेबल नहीं है और रूलर वहां पर रिलक्टेंट है गवर्न करने के लिए, तो उन स्टेट को बेस्ट गवर्न किया जाएगा। अगर इसका क्रिटिकल एग्जामिन करोगे तो यहाँ से जो उसका यहाँ से जो उसका क्रिटिसिज्म है वो बहुत ज्यादा निकलता है। कई बार लोग ये कहते हैं कि अगर फिलोसफर किंग को इंटरेस्ट ही नहीं है तो हाउ कैन ही गवर्न द स्टेट। आपने कई बार देखा होगा बहुत सारे ऐसे हेरिडेटरी लीडर हैं जिनमें मतलब जो जैसे बहुत सारे ऐसे, नाम तो नहीं ले सकता, बट बहुत सारे ऐसे हेरिडेटरी फैमिली है जहाँ पे रूलर आपके बर्थ से डिटरमाइंड हो जाते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट उनके पास कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, लीडरशिप क्वालिटी हो या ना हो, दे विल बी द डिफैक्टो रूलर। तो इन सिचुएशन में देखा गया है कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप एक फेल्ड रूलर बन के आओगे और ये आपके लिए तो फेटल होगा ही, एट द सेम टाइम स्टेट भी फेटल हो जाएगा। ठीक है, मैं नाम नहीं ले रहा, बस मैं आपको चीजें बता रहा। ठीक है, तो इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्न करने के लिए भी। ठीक, तो इसके दो इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है। एक तो मैंने आपको अभी मतलब एक जनरल क्रिटिसिज्म बता दिया, जनरल क्रिटिसिज्म के अलावा दो और क्रिटिसिज्म है। उसमें सबसे पहला एरिस्टोटल और दूसरा जो है वो कार्ल पॉपर। ये दोनों स्कॉलर याद रखना। कार्ल पॉपर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जब आप प्लेटो को पढ़ते हैं, तो प्लेटो को पढ़ते टाइम ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एरिस्टोटल जब आप पढ़ते हैं, एरिस्टोटल की जो कमेंट है थियरी ऑफ एजुकेशन के बारे में वो ये है कि इन ऑर्डर टू परफॉर्म एनी जॉब पर्सन शुड हैव इंटरेस्ट होना चाहिए ना भाई, बिना इंटरेस्ट के आप कैसे काम करोगे। इसी पॉइंट पे एरिस्टोटल अपने गुरु प्लेटो को क्रिटिसाइज करता है और ये कहता है कि प्लेटो ने ना ह्यूमन साइकोलॉजी को इग्नोर कर दिया। ठीक है, प्लेटो ने क्या किया, ह्यूमन साइकोलॉजी को इग्नोर कर दिया। कार्ल पॉपर कहते हैं कि प्लेटो जो है, प्लेटो वाज एन इनेमी ऑफ ओपन सोसाइटी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ओपन सोसाइटी में जो एडुकेशन होता है, ये मतलब कार्ल पॉपर का स्टेटमेंट है कि इन ओपन सोसाइटी एजुकेशन इज नॉट इंडॉक्ट्रिनेशन नहीं है। ठीक है, और हमने आपको बताया था कि क्वालिटी ऑफ सोल के संदर्भ में ये कॉन्सेप्ट कहा गया है। ठीक है, तो ये ओपन सोसाइटी में, आज के मॉडर्न सोसाइटी में ये सारी चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। बट हमें जो अपना कंक्लूजन करना होगा वो इस संदर्भ में करना होगा कि हमें ये समझना होगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या है राइटिंग का। ठीक है, प्लेटो अल्टीमेटली आइडियल स्टेट एस्टैब्लिश करता है, तो उसकी जितनी भी थियोरीज है ना वो जाके कन्वर्ज होती हैं आइडियल स्टेट पे। तो थियोरी ऑफ एडुकेशन भी एक अटेम्प्ट था प्लेटो का कि स्टेट को कैसा बनाया जाए, आइडियल बनाया जाए, और जो रूलर हो वो फ्री फ्रॉम करप्शन हो, फ्री फ्रॉम जो इगरनेस होती है पॉलिटिक्स में, उसके खिलाफ प्लेटो का ये एक अटेम्प्ट था। ठीक है, हमने क्रिटिसिज्म भी डिस्कस किया, हमने कंटेक्स्ट भी डिस्कस किया, क्रिटिसिज्म भी डिस्कस किया, कंटेंट भी डिस्कस किया, ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस किया, मेथड भी डिस्कस किया, और ये भी डिस्कस किया कि किससे इन्फ्लुएंस्ड थे। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो फीचर्स हैं प्लेटो के थियरी ऑफ एजुकेशन का था। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू ऑल। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इस चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जो भी होता है कर लेना, और प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, अगर आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो दिस वाज मी फ्रॉम, मेरे तरफ से यही था। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू।